और आज लोकार्पण और परिचर्चा के इस कार्यक्रम में प्रोफेसर एच एन त्रिपाठी स्मृति सेमिनार में आपका स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज जिस लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं वो कार्यक्रम पुस्तक लोकार्पण का है और परिचर्चा का। और ये खास दिन इसलिए है क्योंकि कल धूमिल की पुण्यतिथि थी। आप जानते हैं कि धूमिल हमारे बनारस के कवि और हिंदी साहित्य के अलहदा कवि कहे जाते हैं। अपने किस्म से अलग कवि, उनकी शैली अलग है, उनकी कविताई अलग है। और इस किताब को जैसे ही मैंने पढ़ा तो मैंने ही आग्रह किया प्रोफेसर लाल चंद्राम जी से कि क्यों ना इस पर हम लोग जब बीएचयू में चर्चा करें। और अकादमिक चर्चा जरूरी है इस माहौल में जबकि बहुत सारे उत्सव हो रहे हैं चारों तरफ। जहां साहित्य कम दिखाई दे रहा है, उत्सव ज्यादा दिखाई दे रहा है। उसमें हम किसी विचार पर बातचीत करें, किसी ऐसे कवि पर बातचीत करें जो सीधे सत्ता और लोकतंत्र के बारे में बात कर, सत्ता के प्रतिरोध के बारे में बात करता है, प्रतिरोध की संस्कृति के बारे में बात करता है, एक ऐसे लोकतंत्र की बात करता है जो जनता के लिए बनाया गया लोकतंत्र है, सत्ताधारियों के लिए बनाया गया लोकतंत्र नहीं है। उसी के खिलाफ लगातार धूमिल लिखते रहे और इस पुस्तक का शीर्षक भी है लोकतंत्र और धूमिल। तो आज ये जो आयोजन हो रहा है इसके पीछे सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशी नीति अध्ययन केंद्र सामाजिक विज्ञान संकाय का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इनकी तरफ से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और मैं अपने मुख्य अतिथि लेखक, विमर्शकार, चिंतक और आलोचक प्रोफेसर लाल चंद्राम जी का स्वागत करता हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से, सामाजिक विज्ञान संकाय की तरफ से और आप सब की तरफ से। ये आपका स्वागत है इस परिसर में। और हमारे अपने प्रिय कवि के लिए जो आपने लिखा है उस पुस्तक पर हम पर चर्चा करेंगे। साथियों, यह पुस्तक अक्षर पब्लिकेशन से प्रकाशित है और इस पुस्तक पर थोड़ी सी मैं बातचीत करूं। इसके पहले आज यहाँ पर उपस्थित जिनके सौजन्य से पूरा कार्यक्रम हो रहा है, हम लोगों के आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया, बेहद रचनाशील व्यक्तित्व, उनको मैं सदैव उसी रूप में देखता हूँ। ये कुर्सी तो होती है प्रशासन की, लेकिन एक रचनात्मक व्यक्तित्व आपका होता है जो शेष रह जाता है, जो आपकी स्मृतियों में कैद होकर रह जाता है। प्रोफेसर बिंदा परांजपे जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लेकिन उससे ज्यादा आप साहित्य और समाज की जो संवाद धर्मिता है, हम जब भी आपसे बातचीत करते हैं तो साहित्य के सरोकारों की बातचीत आप करती हैं और एक प्रगतिशील चेतना की बात हम लगातार करते रहते हैं। तो प्रगतिशीलता की प्रतिमूर्त के रूप में आप रहती हैं कि सारे सिरे खुले रहने चाहिए संवाद के लिए, लेकिन प्रतिबद्धता के साथ बात होनी चाहिए। तो ऐसी विदुषी आपका स्वागत, अभिनंदन। इस कार्यक्रम में मेरे सहयोगी, मेरे साथी डॉक्टर अमरनाथ पासवान जी, जिनके साथ मिलकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आप कहें कि उन्हीं के सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय परिसर में रहने का ये जो लाभ हमें मिलता है, कि विश्वविद्यालय की जो गरिमा होती है कि विश्वविद्यालय किसी एक संकाय और किसी एक विभाग का नहीं होता, वहाँ पूरा परिसर आपका होता है। और ये जो सामाजिक संकाय और कला संकाय के साथ अंतर क्रिया करते हुए मिलकर हमने ये कार्यक्रम किया और इस तरह से ये संवाद धर्मिता हमारी बढ़ रही है, तो इसके पीछे डॉक्टर अमरनाथ पासवान जी का बहुत बड़ा योगदान है और मैं इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपसे बताऊं कि साहित्य का हमारा जो परिसर बनता है हिंदी का, उस परिसर के हमारे साथी, हमारे बड़े भाई आलोचक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी, जिनसे मैंने बहुत सीखा है और हम सब पिछले लगभग 2 दशक होने वाले हैं। वो जो साहित्य की आवाजाही होती है, जो उसका लोकतंत्र होता है, जिस लोकतंत्र की बात धूमिल करते हैं, असल में हम अगर संघ साथ में या साहित्य में या परिचर्चा में, आलोचना में जिस लोकतंत्र की बातचीत होती है, उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार, अपनी रचनात्मकता में उतारने का काम आशीष जी करते हैं। मैं उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और बड़े भाई प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह जी, जो आलोचक हैं, भाषाविद हैं और सबसे बड़े मुखर वक्ता हैं। और मुझे धूमिल का जो व्यक्तित्व याद आता है कि धूमिल के बारे में यह था कि उन्हीं के गुरु सुखदेव सिंह ने लिखा है कि अब जी हाँ, हुजूर वाली भाषा नहीं चलेगी, तली हुई मुट्ठियों वाली भाषा चलेगी।
और वो आप अगर किसी से प्रतिरोध की बात करते हैं तो झुककर प्रतिरोध तो नहीं होता, प्रतिरोध तो सीना तान के होता है और सीधी सीधी बात में होता है, जिसके लिए तमाम सारे लोग धूमिल को सपाट बयानी का कवि कहते हैं। असल में वो सपाट बयानी क्या है? सत्य कहने का साहस है। तो हमें लगता है मनोज जी इस मामले में विरल हैं कि वो अपनी बातें सीधे रखते हैं और बेबाकी से रखते हैं। और धूमिल उनके प्रिय कवि हैं, मैं जानता हूं धूमिल को स्नातक परास्नातक में लगातार पढ़ाते रहे हैं और अपने जीवन में भी लगभग धूमिल के व्यक्तित्व को लगातार उनके सेट्स हमें दिखाई देते हैं। मैं आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और मैं विशेष स्वागत अभिनंदन करता हूँ अपनी छोटी बहन प्रियंका सोनकर का, क्योंकि सारा कार्यक्रम का जो संयोजन होता है आप जानते हैं, जिसके दारोमदार होता है जो संचालन और संयोजन करता है। और आपने सुना कि कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम का आगाज किया। मैं आपका बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं और हृदय से आपका और विशेष रूप से हमारे विद्यार्थी संख्या जितनी है पर्याप्त है। मुक्तिबोध जैसा कि कहते हैं कि आप देखिए कि साहित्य जिनके लिए लिखा जाता है वही बैठे, जरूरी बात नहीं है, जिनके थ्रू लिखा जाता है उनको बैठना चाहिए। तो आपके मार्फत बातें दूर तलक जाएंगी। और हमारे यहाँ सारे जो साथी बैठे हैं, ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, परास्नातक के विद्यार्थी बैठे हुए हैं और भी हमारे अध्यापक साथी सामने जो बैठे हुए हैं, उन सब का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ, हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज वैचारिक संवाद में आप शामिल होंगे और आप बातचीत होगी इस पुस्तक के बहाने धूमिल पर। बस मैं एक संक्षिप्त सा परिचय इस पुस्तक के बारे में अपनी एक टिप्पणी देना चाहूँगा या बातचीत करना चाहूँगा। बातचीत की शुरुआत के लिए मैं कुछ कहूँगा, शेष बातें आशीष जी, मनोज जी और मैडम करेंगी। बस ये कि ये पुस्तक क्यों जरूरी है हमारे लिए, इसकी क्या खासियत है, इसमें क्या ऐसा है जो अन्य पुस्तकों में नहीं है। तो एक तो ये कि जब मैं भी धूमिल को पढ़ाता रहा अपने कक्षाओं में, तो धूमिल के बारे में ये कहा जाता है कि धूमिल को उनका आलोचक उस तरह से नहीं मिला। धूमिल पर संस्मरण मिलता है काशीनाथ जी का और भी बहुत साहित्यकारों का, या लोगों ने लिखा भी तो धूमिल पर बहुत कम लिखा। और धूमिल के बारे में एक खास आलोचना का पैटर्न बना हुआ है कि धूमिल तात्कालिकता में बोलने वाले कवि हैं, प्रतिरोध में बोलने वाले कवि हैं। धूमिल की कविता में वह गहराई कम दिखाई देती है। धूमिल की कविता में आवेग और विद्रोह ज्यादा दिखाई देता है। मोहभंग की जो छवियां हैं उनके यहाँ बहुत मुखर तरीके से दिखाई देती है। ये ज्यादातर बातें आती हैं, लेकिन आप देखें कि उसी दौर में कुछ एक आलोचकों ने उनके ऊपर जो लिखा तो ये बताया कि ऐसी बात नहीं है। धूमिल एक ऐसे समय के कवि हैं कि वह मोहभंग से होते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं, लेकिन उनकी कविता में बेहद गहराई की कविता है। जैसा कि अशोक वाजपेयी ने उनके बारे में लिखा है कि वो दूसरे लोकतंत्र के तलाश वाले कवियों में सबसे ऊपर कवि है, महत्वपूर्ण कवि है। एक श्रृंखला अगर बनाई जाए हिंदी कविता में कि आप देखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र का व्यंग आप पढ़ते हैं, आप नागार्जुन का व्यंग पढ़ते हैं, आप रघुवीर सहाय का व्यंग पढ़ते हैं, लेकिन धूमिल का व्यंग इन सबसे जुड़ते हुए भी थोड़ा अलग है। अलग इस मायने में है कि बेबाकी बहुत है उसमें। वो जो कबीर के बारे में कहा जाता है कि प्रेम की बात करता हुआ कवि आटे की लोई की तरह बात करता है, जिसमें पानी जितना डालिए उतना ही वो नरम होता है। लेकिन जब वो प्रतिरोध की बात करता है तो सीने में सीधे घुसने वाली बात होती है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता, और ऐसा होना भी चाहिए। मुझे इस समय लगता है कि हमारा जो दौर चल रहा है उसमें धूमिल जैसा कवि ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। जब जिसके लिए आप प्रतिरोध करते हैं, लोकतंत्र आपके सामने जो इस समय दिखाई देता है, जिसमें पूंजी का पूरा वर्चस्व छाया हुआ है, जो बीच वाले दलाल की बात करते थे धूमिल, रोटी और संसद जैसी कविता में एक व्यक्ति रोटी बेलता है, दूसरा खाता है, और एक तीसरा भी है जो न बेलता है न खाता है। वो कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो संसद के मौन होने की बात जो है, असल में उसकी मुखरता धूमिल के यहाँ आपको दिखाई पड़ेगी। इस समय जो कारपोरेट या पूंजी का जो बीच वाला रास्ता है, आप जानते हैं, जिसका वर्चस्व सब पर है, ये सारी कविताएं उसके प्रतिरोध में आती हैं, मुखरता से एक प्रति संसार रचती हैं। तो मुझे लगता है इस किताब में एक मुकम्मल बहस है इन सारे मसलों पर। 8 अध्याय हैं इस पुस्तक के। कविता के सरोकार और धूमिल, दूसरे प्रजातंत्र की तलाश और धूमिल, लोकतंत्र और धूमिल की कविता, आलोचना की मार और धूमिल, जीवन जीने के पीछे सही तर्क की तलाश, मोचीराम नाम की कविता पर पूरी व्याख्या है।
और बच्चों की दुनिया में आने की सहमति प्रौढ़ शिक्षा नामक कविता की व्याख्या है। उसका आशय स्पष्ट किया गया है। भूख की जगह भाषा, भाषा की रात कविता पर यहाँ पर टिप्पणी है, विस्तार से लिखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पटकथा नाम की लंबी कविता है उस पर एक पूरा चैप्टर है। आप देखें कि धूमिल के व्यक्तित्व पर एक मुकम्मल किताब, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर। और धूमिल पर बातचीत करते हुए इसमें बहुत सारे सेट से अभी बातचीत होगी, लेकिन सिर्फ ये कि बार बार लेखक जिस चीज की तरफ इशारा करता है और वो धूमिल का जो बेलौसपन है। मैं आपकी भूमिका से चंद पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर अपनी बात समाप्त करूंगा और बातें होंगी, उसमें आप समझेंगे इसमें क्या लिखा है, क्यों महत्वपूर्ण है यह पुस्तक। लेखक के शब्दों में कि धूमिल गांव के आदमी हैं, छल कपट लाग लपेट नहीं जानते, आम को आम और चाकू को चाकू कहने वाले हैं, सहजता उन्हें पसंद है। इसलिए संभ्रांत शहरी कवियों, लेखकों और आलोचकों को रास नहीं आते। उनकी कही गई बातें लोगों को आंखों में तीर की तरह चुभती हैं। इसलिए लोग धूमिल का विरोध करते हैं, उनकी कविताई का विरोध करते हैं। विरोध करने के लिए ठोस तर्क नहीं जुटा पाते तो गवई, पिछड़ेपन, सपाट बयानी, स्त्री विरोधी करार देते हैं। दरअसल धूमिल गांव के सच्चे, ईमानदार, सीधे साधे कहने के आदि कवि हैं और उनमें ताल ठोक कर कहने का जज्बा भी है। इसलिए वर्तमान, भविष्य तथा कैरियर की परवाह नहीं करते और ये सारी बातें हम सब पर भी लागू होती हैं। और जिस तरह तानाशाह के सामने कोई व्यक्ति सीधे सीधे उस पर उंगली उठाए, उसको जिम्मेदार ठहराए, धूमिल की कविता वही काम करती है। ये मुझे लगता है आपने बहुत प्रतिबद्धता के साथ इस तरह की चीजें जो लिखी हैं। मैं सहमत भी हूँ इस बात से कि धूमिल का पूरा व्यक्तित्व एक गवई व्यक्तित्व है। गांव का एक ऐसा व्यक्ति जो बेहद ईमानदार और संवेदनशील है, जो काइयापन नहीं जानता, जो तमाम सारी चतुराई नहीं जानता, लेकिन अगर विरोध करना है तो सीधे सीधे विरोध करता है। प्रेम की बात करनी है तो सीधे सीधे प्रेम की बात वो करता है, उसमें कहीं से भी पेच नहीं दिखाई देता। धूमिल की कविता लगभग इसी तरह की कविता है और धूमिल की कविता में आदमी उसके केंद्र में है कि कविता क्या है, भाषा में आदमी होने की तमीज है। कि अगर धूमिल कहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक वो जनतंत्र की खोज करते हैं, लोकतंत्र की खोज करते हैं, उस लोकतंत्र की खोज करते हैं जिसका स्वप्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था। वो तमाम सारे स्रोत उनकी कविताओं में आते हैं। और आप देखें कि ऐसा नहीं है कि अपने समय के बारे में बात करते हुए अपने समय के बारे में ही सिर्फ लिखते हैं। हमारा जो भविष्य है उसके बारे में, लोकतंत्र हमारा कैसा होना चाहिए, उसके सेट्स या उसकी दिशाएं अगर देखना हो तो धूमिल की कविताओं में दिखाई देता है, जिसकी तरफ ये पुस्तक इशारा करती है। मैं ये नहीं कहता कि ये मुकम्मल बहस करने वाली पुस्तक है, जैसा कि लेखक खुद कहता है कि वो तमाम सारी चीजों में दस्तक देती हुई ये पुस्तक है। वो आपको धूमिल की कविता को क्यों पढ़ें हम, ये है। और एक खास चैप्टर इस कविता में है कि धूमिल पर अभी तक आलोचना का जो अंतर विरोध है उसको कैसे देखा जाए। तो मुझे लगता है ऐसी पुस्तकें बहुत जरूरी हैं जो कवियों पर केंद्रित हो। हमारी हिंदी आलोचना में ऐसी पुस्तकें कम लिखी जाती हैं, ज्यादातर फुटकर लेखन हुआ है। आप देखें कि समकालीन कवियों पर केंद्रित मुट्ठी भर आलोचना की किताबें आपको दिखाई देती हैं। तो उस फहरिस्त में इस पुस्तक को जरूर शामिल किया जाएगा, मेरी शुभकामना है। और बहुत सारी बातें और हैं, लेकिन मुझे लगता है पुस्तक लोकार्पण और परिचर्चा की अपनी सीमा भी होती है। कुछ सूत्रों में ही बात हम कर सकते हैं। बहुत शुभकामना और शुक्रिया आप सब।